नमस्कार एंड वेलकम टू बोधिसत्व इंस्टीट्यूट। आज का जो टॉपिक है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इस पूरे चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें पूरा का पूरा जो टॉपिक है हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड है, कॉन्सेप्चुअल है। और जहाँ न्यूमेरिकल होते हैं वहाँ पर थ्योरी तो इनबिल्ट होती है, बाय डिफ़ॉल्ट होती है कि वो उसमें इंक्लूडेड होती है। तो आज हम समझेंगे कि पीएच का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह का क्वेश्चंस इस पे बनता है और किस तरह के क्वेश्चंस इस पे आए हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पीएच की। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि जब पानी डिसोशिएट हुआ था तो उसमें HN और OHN दोनों थे, लेकिन पानी में अगर हम एसिडिक मिला दें तो पानी एसिडिक बन जाएगा और बेस मिला दें तो बेसिक बन जाएगा। और कंडीशन मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी थी कि कब कोई सॉल्यूशन न्यूट्रल है, कब एसिडिक है, कब बेसिक है। न्यूट्रल की कंडीशन क्या थी कि हाइड्रोनियम अगर OH के बराबर है तो वो सॉल्यूशन न्यूट्रल माना जाता था, लेकिन हाइड्रोनियम अगर सॉल्यूशन में H से ज़्यादा है तो एसिडिक, कम है तो बेसिक है। अब H कंसंट्रेशन को मेजर करने का, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ बताने का एक तरीका जो सोरेनसन ने कैलकुलेट किया था, दैट इज कॉल्ड पीएच वैल्यू। तो किसी भी सॉल्यूशन की पीएच हम कैसे बताते हैं? देखिए, पीएच बेसिकली क्या है? पीएच बेसिकली क्या है? देखिए, सॉल्यूशन में जो भी H कंसंट्रेशन है, H कंसंट्रेशन का मतलब है हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन है, उसका नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H कंसंट्रेशन या हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन कॉल्ड पीएच। देखिए, कोई भी सॉल्यूशन है हमारे पास, वो एसिडिक या बेसिक या न्यूट्रल कुछ भी हो सकता है। अब उसमें जो H है मान लीजिए 0.00025 है या 0.000375 है, तो एक नॉर्मल आदमी को समझने में बड़ी दिक्कत हो रही है कि यार ये सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, क्या है, ठीक है ना। तो सोरेनसन ने एक मेथड कैलकुलेट किया कि भाई ठीक है, हम H कंसंट्रेशन को कन्वेंशनली जैसे लिखते हैं कि भाई 10⁻⁻5 है या 0.00025 है, हम वैसे ना लिख के उसको एक नंबर में अगर रिप्रेजेंट कर दे तो वो बहुत कन्वीनियंट होगा अंडरस्टैंड करने के लिए कि वो कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है। तो दैट मेथड इज कॉल्ड पीएच वैल्यू, जो कि क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ H कंसंट्रेशन। अच्छा, इसका मतलब जैसे अगर 10⁻⁻2 मोलर H कंसंट्रेशन है किसी सॉल्यूशन में, तो पीएच क्या होगी? पीएच हो जाएगी नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻2। ये माइनस इधर रहेगा, ये -2, log 10 की वैल्यू 1 होती है तो पीएच की वैल्यू 2 आ गई। यानी कि जो रिप्रेजेंटेशन पहले ऐसे था, अब उसे एक नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एक ज़्यादा कन्वीनियंट लग रहा है, ज़्यादा कन्वीनियंट फील हो रहा है। मतलब अगर 10⁻³ मोलर H कंसंट्रेशन है तो पीएच क्या होगी? दैट इज पीएच इज द नेगेटिव लॉग ऑफ H कंसंट्रेशन माइनस, ये पावर को हम पहले ले लेते हैं, log 10 1 होता है तो पीएच वैल्यू 3 आ गई। तो H कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करो या तो ऐसे करो जो कि पुराना मेथड है, या उसको एक नंबर से रिप्रेजेंट कर लो कि पीएच अगर 3 आ गई तो आपको एक आइडिया लग गया कि H कंसंट्रेशन कितनी है और सॉल्यूशन कितना एसिडिक है। देखिए, अगर ये H मान लीजिए H कंसंट्रेशन इतनी होती, इतने मोलर H होता अगर किसी सॉल्यूशन में, तो यार ये इतना बढ़िया लग नहीं रहा रिप्रेजेंट करने में। या तो मैं इसको ऐसे लिखूं 2 × 10⁻⁻5 मोलर H। तो पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेगेटिव लॉग ऑफ H। ये हो गया नेगेटिव लॉग, नेगेटिव log A इंटू बी को हम लिखेंगे log A प्लस log ऑफ B, log A log ऑफ B। चलिए, log 2 पावर पहले आ जाएगी, log 10 1 हो गया तो ओपन करूंगा 5 माइनस log 2, log 2 की वैल्यू 0.3 के आसपास होती है तो इट इज 4.7। तो देखो, आप खुद ही सोचिए कौन ज़्यादा कन्वीनियंट आपको फील दे रहा है। ये वैल्यू आपको कि सॉल्यूशन में इतने H है, ये वैल्यू ज़्यादा कन्वीनियंट लग रही है, या मैं जस्ट 4.7 pH बोल दूँ कि ये जो H है वो कहीं ना कहीं इस pH के करस्पॉन्डिंग है, या ये जो H है वो इस pH के करस्पॉन्डिंग है, ये H इस pH के। तो pH वैल्यू बेसिकली कहीं ना कहीं H कंसंट्रेशन का ही एक रिप्रेजेंटेशन है।
तो न्यूमेरिकली इट इज रिप्रेजेंटेड एज, मैथमेटिकली इट इज रिप्रेजेंटेड एज द नेगेटिव लॉग ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन में जितने भी एच आयन हैं उन सबकी कंसंट्रेशन का जो भी नेगेटिव लॉग आएगा, दैट इज कॉल्ड द पीएच वैल्यू, एंड पीएच वैल्यू समवेयर रिप्रेजेंट या रिफ्लेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन। चलिए ठीक है, एक तरीका हो गया। इसी तरह से पीओएच भी हो सकता है। पीओएच क्या होगा? नेगेटिव लॉग ऑफ ओएच आयन कंसंट्रेशन। हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, जैसे हमने एच आयन को सॉल्यूशन में रिप्रेजेंट किया वैसे हम ओएच आयन को भी कर सकते हैं। अच्छा, पी के ए दैट इज नेगेटिव लॉग ऑफ के ए, पी के बी दिस इज नेगेटिव लॉग ऑफ के इंटू बी, के बी सॉरी, पी के डब्ल्यू दैट इज नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू। अच्छा, के डब्ल्यू हमने देखा 25 डिग्री सेल्सियस पे जिसकी वैल्यू थी 10⁻⁻14 माइनस पावर पहले आ गई log 10 1 हो गया। तो पी के डब्ल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 25 डिग्री सेल्सियस पे इतना, तो 60 डिग्री सेल्सियस पे के डब्ल्यू कितना होगा? 60 डिग्री सेल्सियस पे पी के डब्ल्यू नेगेटिव लॉग ऑफ दिस, नेगेटिव लॉग ऑफ दिस, लेकिन वहां पर जो वैल्यू है वो 10⁻13 थी, तो पी के डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी 13 एट 60 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर निकालनी हो तो पी के डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी 15, क्योंकि वहां पर के डब्ल्यू था 10⁻⁻15। चलो ठीक है, या जैसे हमने पी एच फाइंड आउट किया नेगेटिव लॉग ऑफ एच आयन, सेम वे हमने पी ओ एच नेगेटिव लॉग ऑफ ओ एच आयन, पी के ए नेगेटिव लॉग ऑफ के ए, पी के बी नेगेटिव लॉग ऑफ के बी, एंड पी के डब्ल्यू नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू। बेसिकली एच आयन को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना पीएच माना जाता है। ठीक है, मैं कहानी 25 डिग्री सेल्सियस पर ही आपको सुना रहा हूं। तो के डब्ल्यू है हाइड्रोनियम आयन इंटू ओ एच आयन। किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम और ओ एच आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट 10⁻⁻14 होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे, इट इज 10⁻⁻14। तो दिस इज हाइड्रोनियम आयन इंटू ओ एच आयन। चलिए हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन इंटू ओ एच आयन। -14 पहले आ गया, log 10 की वैल्यू 1 हो गई, log a इंटू बी दैट इज log a प्लस log ऑफ b। चलिए माइनस से डिवाइड कर देते हैं, तो 14 माइनस log ऑफ हाइड्रोनियम आयन माइनस log ऑफ ओ एच आयन। तो नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन बोले तो पीएच, और नेगेटिव लॉग ऑफ ओएच आयन बोले तो पीओएच। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे पीएच और पीओएच का जो सम आ रहा है, पीएच और पीओएच का जो सम आ रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पे, दैट इज 14। तो इसी प्रकार से 60 डिग्री पर कितना आ जाएगा मुन्ना? 60 डिग्री पे पीएच और पीओएच का सम 13 आएगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे पीएच और पीओएच का सम 15 आ जाएगा। यानी जो पीएच स्केल है हमारा वो कहां से कहां तक जा रहा है? 25 डिग्री सेल्सियस पे बात करेंगे तो वो 0 से 14 तक रहेगा। यानी जो हमारा पीएच स्केल है, जो हमारा पीएच स्केल होगा, दैट इज 0 to 14। मैं बात कर रहा हूं 25 डिग्री सेल्सियस पे, ये फिलहाल बात ध्यान रखिएगा। और 25 डिग्री सेल्सियस पे जब पानी प्योर था, पानी जब प्योर था तो हाइड्रोनियम और OH आयन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हुआ करती थी, और ये सॉल्यूशन उस समय माना जाता था न्यूट्रल। तो पीएच क्या आएगी उस समय? न्यूट्रल सॉल्यूशन की पीएच होगी नेगेटिव लॉग ऑफ एच आयन, यानी कि पीएच 7। तो 7 पे कहीं ना कहीं सॉल्यूशन न्यूट्रल बन जाएगा, टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तो। लेकिन एसिडिक का मतलब क्या था? एसिडिक का मतलब था कि जब भी हाइड्रोनियम आयन OH आयन से ज्यादा होंगे तो वो एसिडिक कंडीशन मानी जाती है। देखो अगर ये 10⁻⁻2 है तो एट द सेम टाइम ये -12 होगा। तो pH अगर 2 है तो POH 12 होगी, pH अगर यहां पर 2 है तो POH 12 होगी। अगर हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन 10⁻³ है तो
OH आयन कंसंट्रेशन 10⁻11। तो pH अगर 3 आएगी तो POH 11, pH और POH दोनों का सम 14 है। मतलब क्या है कि जब भी हाइड्रोनियम आयन OH आयन से ज्यादा होंगे pH 7 से कम होगी। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ गैप जा कम हो गया बट कोई बात नहीं, 8 9 10 11 12 13 एंड सो 14। तो यहां पर जो है कहानी वो है एसिडिक, कि जब भी 7 से कम होगी pH वैल्यू, 7 से कम, सॉल्यूशन बिहेव लाइक एसिडिक, और 7 से ज्यादा होने पर सॉल्यूशन बेसिक बन जाएगा, क्योंकि 7 पर वो न्यूट्रल है। लेकिन कहानी 25 डिग्री सेल्सियस पर है, तब ये एप्लीकेबल है। अगर मैं इसी को 60 डिग्री सेल्सियस पे कर देता हूं तो यही pH स्केल हमारा 0 टू कहां तक हो जाएगा, 0 टू 13 हो जाएगा। तो उस समय 6.5 पर ये न्यूट्रल होगा, इससे पहले वो एसिडिक होगा, और 6.5 के बाद वो बेसिक होगा। तो जो pH वैल्यू है वो 0 टू 13 चलेगी। और इसी प्रकार से अगर वो 0 डिग्री सेल्सियस पर है तो फिर से pH वैल्यू बदल जाएगी, ये 15 0 टू 15 चलेगा इस बार, और कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं 7.5 पर न्यूट्रल बन जाएगा मामला, और इससे पहले फिर से एसिडिक, इसके बाद बेसिक। यानी कि pH की जो भी वैल्यू है, यानी जो भी pH स्केल हम ले रहे हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, बट क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है तो मैक्सिमम टाइम्स हम 25 डिग्री सेल्सियस पर ही इसकी बात करेंगे। लेकिन इट डजंट मीन कि 7 पर ही न्यूट्रल है भाई, वो 6.5 पे भी न्यूट्रल हो सकता है, वो 6 पर भी न्यूट्रल हो सकता है, वो 7.5 पे भी न्यूट्रल हो सकता है। डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। pH और POH का सम 15 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, बात तो क्लियर है। तो सॉल्यूशन में जितने भी H आयन होंगे उनका नेगेटिव लॉग आप ले लीजिएगा, तो आपके पास एक pH वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, मैं सबसे पहले बात करने जा रहा हूं pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। आप देखिए, मान लीजिए मेरे पास 10⁻⁻² मोलर HCl है, तो जब, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो 100% टूट जाएगा, लेकिन टूटेगा किसके अंदर, पानी के अंदर। पानी के अपने खुद के पर्सनल H आयन और OH आयन होते हैं, पानी क्योंकि अपने H आयन और OH आयन देता है। तो टोटल H आयन कितने होंगे, देखो एसिड देगा 10⁻⁻², क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो इसके डिसोसिएशन से आएंगे, क्योंकि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसके टूटने से 100% H आयन आएगा। 1 मोल से 1 मोल, 2 मोल से 2 मोल। अगर 1 लीटर में 10⁻⁻² मोल है तो इसके 10⁻⁻² मोल आएंगे, क्योंकि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। जो कंसंट्रेशन एसिड की होगी वही कंसंट्रेशन H आयन की होगी फॉर मोनोबेसिक एसिड। और पानी कितने दे रहा है, पानी इतने दे रहा है, लेकिन पानी का कंट्रीब्यूशन बहुत बहुत कम है। तो अब pH क्या होगी, नेगेटिव लॉग ऑफ H आयन, नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻²। तो आप देख सकते हैं pH 2 है, तो ये सॉल्यूशन बहुत जबरदस्त एसिड है। तो pH देखो 2 आ गई, pH कितनी आ गई, 2 आ गई। अच्छा, मैं अगर इसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर दूं, थोड़ा पानी मिला देते हैं तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। मान लो मैंने इसको 10 टाइम डाइल्यूट कर दिया तो कंसंट्रेशन 10 टाइम कम हो गई। तो अब HCl की कंसंट्रेशन डाइल्यूट करने पर कम हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है एसिड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। टोटल H आयन कितने होंगे, एसिड देगा इतने, पानी देगा इतने, तो पानी को तो तुम नेग्लेक्ट कर ही दोगे, तो pH आएगा नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻3। तो pH आ गई 3, यानी pH जैसी बढ़ी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गई। आपको आइडिया लग गया pH से कि pH अगर 2 है तो वो सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक है, pH 3 है तो वो लेस एसिडिक है। इसमें मैं और पानी मिला देता हूं, इसको मैं 100 टाइम डाइल्यूट कर दूं तो कंसंट्रेशन 10⁻⁻4 मोलर HCl। तो इस बार H आयन 10⁻⁻4 एसिड से, पानी से 10⁻⁻7, पानी को नेग्लेक्ट कर दीजिए, तो H आयन आ गया 10⁻⁻4। तो pH वैल्यू आ गई, pH वैल्यू आ गई 4। यानी pH जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, आपको आइडिया लग रहा है कि वो सॉल्यूशन
लेस एसिडिक होता जा रहा है, क्योंकि मैं तो इसमें पानी मिला रहा हूं, मैंने इसमें 10 टाइम डाइल्यूट किया, मैंने इसको 100 टाइम डाइल्यूट किया, मैं इसको और ज्यादा डाइल्यूट कर देता हूं तो पानी का कंट्रीब्यूशन फिर से नेग्लिजिबल है, नेग्लेक्ट कर देंगे। पीएच यहां से हर बार की तरह 5 आ गई। 10⁻⁻⁶ मोलर HCl है तो इस बार पीएच 6 आ गई। लेकिन एक बात बताइए, क्या किसी एसिड की पीएच 7 या उससे ज्यादा हो सकती है क्या? 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम बात कर रहे हैं तो पीएच 7 तो होती ही नहीं एसिड की। 25 डिग्री सेल्सियस पे तो जो पीएच स्केल है हमारा 1 to 14 चलता है, 7 पे न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो पीएच ऑफ एसिड शुड बी लेस देन 7। लेकिन 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 अब एक बात बताइए मुझे, अगर मैं 10⁻⁻8 मोलर HCl लूं तो क्या उसकी पीएच 8 आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि एसिड की पीएच तो 7 भी नहीं होती, तो 8 कहां से आएगी? तो यहां पर एसिड ने कितने एच आयन दिए? इतने। और पानी कितने दे रहा है? इतने। पानी भी तो अपने एच आयन देता ही है ना, तो इसमें जो छोटी वैल्यू है उसे आप नेग्लेक्ट करके, नेग्लेक्ट तो नहीं करने को बोल रहा मैं, कॉमन ले लो, क्योंकि अगर यहाँ पे आपने एसिड को ही नेग्लेक्ट कर दोगे तो पीएच तो फिर से 7 आ जाएगी, और पीएच 7 तो हो नहीं सकती क्योंकि एसिड है, तो मामला 7 से कम होगा। तो यहाँ पे 10⁻⁻8 को कॉमन ले लेते हैं, 1 + 10, तो इट इज 11 × 10⁻⁻8। तो पीएच क्या होती है? दैट इज नेगेटिव लॉग ऑफ एच आयन। इस बार एच आयन इतने हैं, इसको मैं सीधा 8 - log 11 कर देता हूं, लेकिन मैं अभी आपको दिखा देता हूं एक बार करके। log 11 + log of 10⁻⁻8। log a × b का मतलब होता है log a + log b, log a + log b। अच्छा, log 11, log 10 1 होता है, तो log 11 शुड बी मोर देन 1। ये हो गया -8, क्योंकि log 10 1 हो जाएगा, तो माइनस साइन ओपन करेंगे, 8 - log of 11, तो ये 8 - log of 11 हो गया, और 11 1.02 के अराउंड, तो इट इज 6.98। तो पीएच आप देख सकते हो, एसिड की पीएच, क्योंकि इट इज ऑलवेज लेस देन 7, तो अगर इस तरह का कोई केस आपके पास आ जाए तो इट डजंट मीन कि पीएच 8 होगी, क्योंकि एसिड की पीएच 7 से कम होगी। इसी तरह अगर ये 10⁻⁻9 मोलर HCl होता और आप कहते हैं पीएच 9 है, तो गलत हो जाएगा, फिर से गलत हो जाएगा। यहां पर आपको पानी का कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा। तो पानी का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? हर बार की तरह 10⁻⁻7 होगा, -9 कॉमन ले लेते हैं, 1 + 100 हो गया, तो 101 × 10⁻⁻9। तो पीएच क्या आ जाएगा? नेगेटिव लॉग ऑफ 101 10⁻⁻9। तो 9 - log of 101, तो log 100 होता है 2, log 100 होता है 2। तो अब यहां पर क्या होगा? देखिए, ये 9, तो ये 2 पॉइंट समथिंग ले लेता हूं, लेट इट बी 2.01 ले लेता हूं, तो कहीं ना कहीं मेरा आंसर 6.99 के आसपास आ जाएगा, है ना? तो पीएच लेस देन 7 ही होगी। अगर ये कहानी मैं बेस के लिए बात करूं, नहीं, पहले मैं जरा एसिड को जरा ढंग से देख लूं। अच्छा, एक बात और बताइए, अगर 10⁻⁻1 मोलर HCl है तो पीएच 1 हो गई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर 1 मोलर H आयन है, 1 मोलर HCl है, या 2 मोलर HCl है, 3 मोलर HCl है, 10 मोलर HCl है, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करें हम? देखो, 1 मोलर HCl यानी बहुत बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड एसिड है, 1 मोलर, 2 मोलर, 3 मोलर, हाईली कंसंट्रेटेड एसिड है। भाई पीएच क्या लेते हैं? नेगेटिव लॉग ऑफ एच आयन, नेगेटिव लॉग ऑफ एच आयन, यहां पे 1, तो log 1 0, तो आंसर 0। यानी कि पीएच जो बहुत बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड एसिड है ना, 1 2 3 इस टाइप के, उनकी पीएच तो 0 आ रही है। फिर तो जैसा 1 मोलर क्या वैसा 2 मोलर, जैसा 1 मोलर क्या वैसा 2 मोलर। अच्छा, अब अगर मैं इसको 10 मोलर करके चलूं कि जी 10 मोलर HCl है, तो एच आयन कंसंट्रेशन कितनी हो गई? 10 हो गई। अच्छा, पीएच क्या होती है? नेगेटिव लॉग ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन, तो क्या पीएच माइनस में आ जाएगी? अभी तो हमने देखा कि जो पीएच स्केल है वो तो 0 से 14 तक जा रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि चाहे मैं
10 मोलर लूँ चाहे मैं 100 मोलर लूँ, है ना, मैं कोई भी मोलर ले लूँ, ये सॉल्यूशन एक्चुअली में बहुत बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड होते हैं। और जो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है ना, वहाँ पर उसका आयोनाइजेशन कभी भी कंप्लीट नहीं होता। हमें बात करनी होती है एच आयन की, सॉल्यूशन में एच आयन कितने हैं। ये 100% डिसोशिएटेड फॉर्म में या 100% आयोनाइज नहीं होगा, थ्योरेटिकली आयोनाइज नहीं होगा। तो इस तरह की पीएच को कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल हो गया। तो हम थ्योरेटिकली मान लेते हैं इन सब की वैल्यू 0 है, क्योंकि 0 से नीचे का तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, माइनस में तो कोई मतलब नहीं है। तो जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस होते हैं उनमें ऐसा माना जाता है थ्योरेटिकली कि वो पूरी तरह आयनाइज नहीं होते। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं बेस की, स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर रहा हूं। चलो 10⁻⁻² मोलर NaOH, अब ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अब ये बेस अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो पानी में जब ये टूटेगा ना तो OH आयन ही OH आयन भर देगा, 1 मोल से 1 मोल, 2 मोल से 2 मोल। अब इसके 1 लीटर में इतने मोल हैं, तो टूटने के बाद OH के भी इतने ही मोल आ जाएंगे। तो POH दैट इज नेगेटिव लॉग ऑफ OH आयन कंसंट्रेशन, नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻², तो POH आ गई 2, तो pH आ गई 12, क्योंकि pH और POH का सम 14 होता है। तो ठीक है, ये बात समझ में आ गई, क्योंकि बेस है तो बेस की pH तो 7 से ज़्यादा ही होगी। ओके, रिपोर्ट है। अच्छा, 10⁻³ मोलर NaOH, तो टोटल OH कितने होंगे, बेस ने दिए इतने, पानी ने दिए इतने, पानी के कंट्रीब्यूशन को आप नेगलेक्ट कर देते हैं, तो POH आपका 3 आ गया, तो pH आपका 11 आ गया। पानी की कंट्रीब्यूशन को आप कंसीडर नहीं कर रहे क्योंकि OH आयन कंसंट्रेशन जो बेस से आ रही है वो बहुत ज़्यादा है, तो वाटर का कंट्रीब्यूशन नेगलेक्ट कर देते। इतने मोलर NaOH, अगेन OH आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁴, अगेन POH 4, तो pH आ गई हमारी 10। तो क्या इसका मतलब 10⁻⁻8 मोलर अगर NaOH है तो क्या POH 8 आ जाए और pH 6 आ जाए, लेकिन बेस की pH तो 7 से ज़्यादा ही होती है, तो 6 कैसी हो जाएगी। तो यहाँ पर फिर से आपको पानी का कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा। भाई बेस दे रहा है इतने और पानी दे रहा है इतने OH आयन, 10⁻⁻8 1 + 10 11 × 10⁻⁻8, तो POH दैट इज नेगेटिव लॉग ऑफ दिस, तो यहाँ से आ गया 8 - log ऑफ 11, और log 11 क्योंकि log 10 1 होता है तो 11 1 से ज़्यादा होगा, 1.02 के अराउंड होता है, तो इट इज़ 6.98 POH, तो pH विल बी 7.02, क्योंकि बेस की pH 7 से ज़्यादा ही होती है, बेस की pH 7 से ज़्यादा होती है। आप समझ रहे हैं ना। तो ये जो pH स्केल डिज़ाइन किया ना, जो बनाया गया, वो कहीं ना कहीं एसिडिक स्ट्रेंथ को लेकर है। अब एक बात देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये HCl है, ठीक है, और इससे 10 टाइम कंसंट्रेशन इसकी ज़्यादा है, इसकी 10 टाइम कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन इसकी pH 1 है, इसकी pH 2 है। कंसंट्रेशन 10 टाइम ज़्यादा है लेकिन pH वैल्यू 1 यूनिट का अंतर है, तो कहीं ना कहीं आपको कोरिलेट करना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि कंसंट्रेशन डबल होगी तो pH भी डबल होगी ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए मैंने कंसंट्रेशन इसकी कम कर दी, ठीक है, मैंने 100 टाइम इसकी कंसंट्रेशन कम कर दी, 100 टाइम कंसंट्रेशन कम कर दी, लेकिन pH वैल्यू 2 यूनिट ज़्यादा है, pH वैल्यू 2 यूनिट ज़्यादा है, बेशक आपने कंसंट्रेशन 100 टाइम कर दी है, तो कहीं ना कहीं आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। अच्छा, 5 × 10⁻⁻5 मोलर H2SO4 है। अब ये देखिए, ये डाइबेसिक एसिड है, ये डाइबेसिक एसिड है, टूटते ही 2 H आयन देगा, और हम ये फिलहाल एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, 100% डिसोशिएट हो जाएगा। तो इसके डिसोशिएशन को आप समझिए, 1 मोल से 2 मोल बनेंगे, 1 मोल से 2 मोल, 2 मोल से 4 मोल। अब 1 लीटर में H2SO4 के इतने मोल हैं, 1 लीटर में H2SO4 के इतने मोल हैं, तो जो भी मोल H2SO4 के हैं उससे डबल मोल H आयन के बन जाएंगे। तो 10⁻⁻4 H आयन की कंसंट्रेशन आ गई, तो pH यहाँ पर कहीं ना कहीं 4 आ जाएगी, pH कहीं ना कहीं यहाँ पर 4 आ जाएगी।
इसी प्रकार से अगर ये क्वेश्चन मैं ऐसे ले लेता कि मान लीजिए 5 × 10⁻⁻⁴ मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, इसकी पीएच बताइए। तो यहां पर ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इट विल डिसोशिएट कंप्लीटली, OH आयन डबल बनेंगे। OH आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? डबल होगी, डबल। ये देखो डबल, 1 मोल है तो 2 मोल, 2 मोल होंगे तो 4 मोल, इसके 1 लीटर में इतने मोल हैं, तो OH आयन के इससे डबल मोल होंगे 10⁻⁻3। तो POH कहीं ना कहीं 3 आएगी, क्योंकि OH आयन कंसंट्रेशन इतनी, तो pH 11 आ गई, बिकॉज द सम ऑफ pH एंड POH एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 11। बहुत बढ़िया, अति उत्तम। मान लीजिए क्वेश्चन है कि मैंने 4 मिलीग्राम NaOH dissolved in 4 milligram NaOH dissolved in 100 ml solution, calculate pH। नो प्रॉब्लम। देखिए हम इसकी pH बताते हैं अभी। अब NaOH के मोल कितने हैं भाई? 4 मिलीग्राम का मतलब हो गया इतने ग्राम, इतने ग्राम गिवन मास अपॉन मोलर मास, उड़ा दोगे तो 10⁻⁻⁴ आ गया। ठीक है, मोलारिटी क्या होती है? N/V × 1000, नंबर ऑफ मोल्स हो गए इतने, वॉल्यूम है 100 इंटू में 1000, उड़ा दो, ढिच्चिक इंटू ढिच्चिक कर दो, 10⁻³ मोलर NaOH आ गया। तो यहाँ से OH आयन कंसंट्रेशन आ गई -3, तो POH 3, pH 11, क्योंकि हमें चाहिए H आयन कंसंट्रेशन, H आयन कंसंट्रेशन इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये तो बात हमने करी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की, लेकिन क्या इसी पैटर्न पर हम वीक एसिड और वीक बेस की बात भी कर सकते हैं? क्या वीक एसिड और वीक बेस को भी हम इसी तरीके से कंसीडर कर सकते हैं? ये है मेरा दूसरा पैटर्न, pH ऑफ वीक एसिड और वीक बेस। देखिए जैसे 0.1 मोलर इथेनोइक एसिड है, and let us assume its dissociation constant is इतना at 25 डिग्री सेल्सियस पर। अब इसकी pH बताइए। अब देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह 100% तो डिसोशिएट नहीं होगा ना, इसके डिसोशिएशन से सॉल्यूशन में H आयन बनेंगे। अब ये कितना डिसोशिएट हो रहा है? 1%, 2%, 10%, डिपेंडिंग अपॉन द डिसोशिएशन, कि भाई वीक एसिड या वीक बेस कितना डिसोशिएट होगा, उसके डिसोशिएशन से सॉल्यूशन में H आयन कंसंट्रेशन होगी, और H आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन फाइंड आउट द pH वैल्यू। अब इसको देखिए अगर हम कि ये एक वीक एसिड है और कोई भी एसिड है वो पानी में ही अपना डिसोशिएशन शो करेगा। चलिए जी, पानी में इसने अपना डिसोशिएशन कर दिया। अब इसके 1 लीटर में 0.1 मोल है, 0.1 मोलर मीन्स 1 लीटर में 0.1 मोल। अब इसके टूटने से H आयन बनेगा, जितना ये टूटेगा उतने ज्यादा H आयन बनते जाएंगे, जितना ये टूटेगा उतने H आयन बनते जाएंगे। अगर इसका X मोल टूट गया तो X ये और X ये, सो डिसोशिएशन कांस्टेंट होगा x² अपॉन में 0.1 माइनस x को हम नेगलेक्ट कर देते हैं नीचे से, तो x की वैल्यू आ जाएगी कहीं ना कहीं Ka इंटू में 10⁻⁻⁻1 और उसका फिर स्क्वायर रूट, कहीं ना कहीं ये -3 आ गई। तो हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन आ गई 10⁻³ मोलर, तो pH आ गई हमारी 3, नेगेटिव लॉग ऑफ H आयन कंसंट्रेशन। तो आप देखिए जब मैंने 0.1 मोलर HCl लिया था तो उसकी pH 1 थी, लेकिन जब मैं 0.1 मोलर एसिडिक एसिड ले रहा हूं तो उसकी pH 3 है। आप जानते हैं pH जितनी ज्यादा होती है उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। तो ये वीक एसिड है भाई, वीक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ इस बात पर डिपेंड करेगी कि वो टूटने के बाद कितने H आयन सॉल्यूशन में दे रहा है। सॉल्यूशन में जो H आयन कंसंट्रेशन है उसका जब नेगेटिव लॉग निकालेंगे तब हमें pH वैल्यू का पता चलेगा। तो ये डिसोशिएट हुआ, 1 मोल टूटा, X मोल टूटे तो XX बन गए, यहां से हमने X की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। X इज हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, तो यहां से हमने pH निकाल ली, POH 11 आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से हम वीक बेस को भी बात कर सकते हैं। वीक बेस मान लो मैंने ले लिया 0.1 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका Kb है, लेट इट बी इतना, एग्जैक्टली इतना नहीं होता बट मैं वैल्यू को क्वेश्चन को सिंपलाइज करने के चक्कर में ऐसा ले रहा हूं, और जो भी रामायण चल रही है 25 डिग्री पे,
कोई भी एसिड हो या कोई भी बेस है, उसको मोक्ष की प्राप्ति पानी के अंदर ही होगी, यानी उसका जो भी डिसोसिएशन है, आयोनाइजेशन है, वो पानी के अंदर ही कंप्लीट होगा। इसके 1 लीटर में 0.1 मोल है। 0.1 मोलर मीन्स 0.1 मोल इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब ये टूटेगा तो ये बनेगा भाई, इसके टूटने से ही तो सॉल्यूशन के अंदर OH आयन आएंगे। अब हमें क्या पता कितना टूटा, तो जिसका कोई नहीं उसका x है, ये इसके x मोल टूट गए। अब 1 मोल टूटता है तो 1 बनता है, x मोल टूटेंगे तो x और x बनेगा। सो Kb निकाल लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। इस पूरे चैप्टर में हम डिसोशिएटेड पार्ट को हमेशा नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो x की वैल्यू 0.1 10⁻⁻⁵ स्क्वायर रूट, अगेन -3 मोलर आ गई। सो OH आयन कंसंट्रेशन 10⁻³ मोलर है। तो POH दैट इज नेगेटिव लॉग ऑफ दिस, POH 3 आ गई, तो pH कितनी आ जाएगी 11, क्योंकि pH और POH का सम 14 होता है। तो ये बेस क्योंकि वीक था, और वीक बेस के टूटने से थोड़े बहुत जो भी सॉल्यूशन में OH आयन बनेंगे उनके अकॉर्डिंग उसकी pH या POH वैल्यू डिसाइड होगी। अच्छा, इसमें अगर हम कॉमन आयन इफेक्ट का छोंक लगा दें तो क्या होगा, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो भी बनते हैं मैक्सिमम आप देखेंगे जेई में, नीट में या इवन CBSE में, जो भी क्वेश्चन टीचर फ्रेम करते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली कॉमन आयन इफेक्ट को इंक्लूड करके ही बनाते हैं। तो कोई बात नहीं, हम भी कॉमन आयन इफेक्ट को इंक्लूड कर लेते हैं। हम कौन सा पीछे हैं, चलिए। सो कॉमन आयन इफेक्ट के साथ एक क्वेश्चन देखते हैं। कॉमन आयन इफेक्ट मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं डिसोसिएशन में। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो डिसोसिएशन कांस्टेंट, जो वीक एसिड और वीक बेस की हमने बात की थी, उस वीडियो में आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन है, देखिए इस बार फिर से 0.1 मोलर, चलो मैं कोई वीक एसिड ले लेता हूं, लेट इट बी एसिटिक एसिड, जिसकी Ka वैल्यू 10⁻⁻⁵ है 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो कैलकुलेट pH व्हेन 0.01 मोल सोडियम एसीटेट एडेड टू सॉल्यूशन, एडेड टू सॉल्यूशन। देखिए, जब आपने एसिटिक एसिड को पानी में डाल रखा है तो वो इस तरह से डिसोशिएट होता है ना, इस तरह से हाइड्रोनियम देता है। एक इक्विलिब्रियम होगा जिसकी वैल्यू इतनी है, थोड़े बहुत H आयन होंगे जिसके अकॉर्डिंग कुछ pH आएगी। इस क्वेश्चन को अभी मैंने लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में कराया तो वहां पर pH 3 आ रही थी। इसी सेम क्वेश्चन को जब मैंने सेम कंसंट्रेशन ली और सेम Ka वैल्यू ली थी, तो डिसोसिएशन के अकॉर्डिंग इसकी जो pH आई थी वहां पर 3 आई थी। लेकिन अब मुझे इसकी pH फाइंड आउट करनी है कॉमन आयन इफेक्ट लगाकर। देखिए क्या है, सोडियम एसीटेट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इट विल डिसोशिएट कंप्लीटली। भाई ये तो पूरी तरह से टूट गया। पहले सॉल्यूशन में बहुत कम H आयन थे, बहुत कम एसीटेट आयन थे। जैसे ही सोडियम एसीटेट ऐड किया, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पूरी तरह टूट जाएगा। आपने इसके 0.01 मोल ऐड किए, 1 मोल से 1 बनेगा, 1 बनेगा, तो 0.01 मोल से इसके 0.01 बनेंगे, इसके 0.01 बनेंगे, ये खत्म हो जाएगा पूरी तरह। तो एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन अब सॉल्यूशन में एकदम से बढ़ गई। पहले कितनी थी, 10⁻³ थी, और अब आपने उससे 100 टाइम्स कंसंट्रेशन, आपने पहले 10⁻³ थी, अब 10⁻² कर दी आपने, तो कहीं ना कहीं 10 टाइम आपने कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया। तो इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब कर दिया ना आपने। भाई आपने सोडियम एसीटेट ऐड किया, एसीटेट की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में 10 टाइम्स हो गई, बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो इक्विलिब्रियम विल डिस्टर्ब, और इक्विलिब्रियम अपने आप को रीएडजस्ट करेगा। किस डायरेक्शन में लेके जाएगा, वो हाइड्रोनियम से रिएक्ट करके इक्विलिब्रियम को बैक में लेके जाएगा, यानी हाइड्रोनियम कम हो जाएंगे। सॉल्यूशन में पहले ही H आयन बहुत कम थे क्योंकि ये वीक एसिड था, बहुत कम H आयन दे रहा था। सोडियम एसीटेट ऐड करने के बाद एसीटेट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, इक्विलिब्रियम बैक में जाने लगा, यानी एसीटेट हाइड्रोनियम से रिएक्ट करके एसिटिक एसिड बनाएगा। तो जो हाइड्रोनियम आयन पहले ही कम थे वो और कम हो जाएंगे, ये बनने लगेगा। ये बेचारा पहले ही वीक एसिड था और वीक हो जाएगा, इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पहले ही बहुत कम थी, अब और कम हो जाएगी। यानी कि वीक एसिड को अगर और वीक करना है तो उसमें कॉमन आयन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट ऐड कर दीजिए। अब देखिए,
थोड़ी देर में नया इक्विलिब्रियम आएगा, इसकी कंसंट्रेशन है 0.1, पहले x मोल डिसोशिएट हो रहे थे, अब मैं y मोल मान लेता हूं, जब मैं कॉमन आयन इफेक्ट लगाऊंगा तो मैं y डिसोशिएट करूंगा, कॉमन आयन इफेक्ट नहीं है तो मैं x डिसोशिएट करूंगा, तो थोड़ी देर बाद एक नया इक्विलिब्रियम आएगा, लेट इट विल डिसोशिएट y, तो ये भी y बनेगा, ये y बनेगा। टोटल एसीटेट कितने हो गए? टोटल एसीटेट हो गए y प्लस में 0.01, लेकिन जो कॉमन आयन है ना उसका एसिड से जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो तो बहुत बहुत कम है, मेन कंट्रीब्यूशन इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आ रहा है। तो अब आप ये बात अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि कभी भी कॉमन आयन की कंसंट्रेशन अगर आपको कंसीडर करनी है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से लेना, वीक से मत लेना। तो इट इज 0.01। हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो गई? इट इज y। एसिटिक एसिड की कितनी हो गई? इट इज 0.1 माइनस वाई, वाई को नेग्लेक्ट कर देंगे हम 0.1। चलिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू तो कभी चेंज नहीं होती, आप जानते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। तो ऊपर वाली इक्वेशन के लिए मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगाता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ दिस अपॉन दिस। तो एसीटेट की कंसंट्रेशन है 0.01, हाइड्रोनियम की y अपॉन में एसिटिक एसिड की 0.1, नीचे 100 ऊपर 10, तो आ गया y/10, और ये है 10⁻⁻5, तो y की वैल्यू आ गई 10⁻⁻4। एंड व्हाट इज y? दिस इज हाइड्रोनियम आयन। तो pH कितनी आएगी अब? नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम, तो pH आ गई 4। जो pH पहले 3 थी, जब इस क्वेश्चन को हमने किया था विदाउट कॉमन आयन इफेक्ट, तब pH 3 थी, लेकिन जब कॉमन आयन इफेक्ट लगा के किया तो pH 4 आ गई। यानी कॉमन आयन इफेक्ट लगाने से हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन कम हो गई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो गई, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गई, तभी तो pH बढ़ गई। क्योंकि pH बढ़ते 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 एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है, क्योंकि अगर pH 1 है तो बहुत जबरदस्त एसिड है, 2, 3, 4 जैसे जैसे वो 7 को अप्रोच करेगा, इसका मतलब वो न्यूट्रलिटी की तरफ जा रहा है ना। तो pH वैल्यू यहां पर बढ़ गई है, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गई। इसका मतलब क्या है? कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब है भिखारी को और भिखारी बना दो, भिखारी को और भिखारी बना दो। ये बेचारा पहले ही वीक एसिड था, इसमें आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया जिसने कॉमन आयन फर्निश किया, कॉमन आयन की वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया और वो हाइड्रोनियम से रिएक्ट करके इक्विलिब्रियम को बैक में लेके जाने लगा। हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन कम होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, ये बनने लगा तो इसकी डिग्री ऑफ एडिशन भी कम हो गई और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम हो गई। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ हमारा कहीं ना कहीं कॉमन आयन इफेक्ट का, समझे क्या? देखिए, अच्छा, ये मेरा नंबर 2 पैटर्न था कि जिसमें हमने वीक एसिड को लिया, वीक बेस को लिया। अब हम लेते हैं pH ऑफ पॉलीबेसिक पॉलीप्रोटिक एसिड, pH ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड, पॉलीप्रोटिक एसिड, नो प्रॉब्लम, पॉलीप्रोटिक एसिड को ले लेंगे। जैसे कोई मोनोबेसिक होता है, कोई डाइबेसिक होता है, कोई ट्राइबेसिक होता है, टेट्राबेसिक भी होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन लेता हूं, जैसे मैं 0.1 मोलर H3PO4 है, ठीक है। अब H3PO4 जो है ये एक ट्राइबेसिक एसिड है। ट्राइबेसिक का मतलब है ये 3 H आयन लूज कर सकता है, लेकिन एक एक करके नहीं करेगा। पहले एक लूज करेगा, ये बनाया डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, फिर ये एक और लूज करेगा और हाइड्रोनियम आयन देगा और ये आएगा हाइड्रोजन फॉस्फेट, फिर हाइड्रोजन फॉस्फेट एक और H आयन लूज करेगा और क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन प्लस फॉस्फेट, ठीक है। देखो क्या होता है, ये ट्राइबेसिक तो है, 3 H आयन दे भी रहा है, लेकिन क्या तीनों H आयन ये सेम ईज के साथ लूज कर सकता है, सेम स्पीड के साथ लूज कर सकता है? नहीं कर सकता। देखो, क्योंकि पहला H आयन लूज किया इसने जब ये न्यूट्रल था। पहला H आयन ये कब लूज कर रहा है? जब H3PO4 न्यूट्रल था। न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए H आयन लूज करना थोड़ा आसान है, लेकिन अब इसके पास एक नेगेटिव चार्ज है। क्या नेगेटिव आसानी से H+ को जाने देगा? ना। जो नेगेटिव चार्ज है वो H आयन को जाने से कहीं ना कहीं रोकेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। अब नेगेटिव चार्ज और ज्यादा बढ़ गया, H आयन को लूज करना और ज्यादा टफ हो जाएगा। तो जैसे जैसे कॉन्जुगेट बेस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है ना, H आयन को लूज करना मुश्किल होता जाएगा। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू Ka1, दिस इज Ka2 एंड दिस इज Ka3। आप देखेंगे Ka1 की वैल्यू जो होगी
वो Ka2 से ज़्यादा और Ka2 की वैल्यू Ka3 से ज़्यादा होगी। यानी कोई भी एसिड है जो पॉलीप्रोटिक कैटेगरी में आता है वो अपना पहला H आयन जल्दी लूज करता है, दूसरा देर में लूज करता है, तीसरा तो बस नाम मात्र को है। अभी आप देखेंगे दूसरे को भी हम नाम मात्र ही कर देंगे। चलिए अब इन तीनों की Ka1, Ka2 और Ka3 कुछ कुछ वैल्यू तो होंगी, लेट इट बी। मैं मान लेता हूँ Ka1 की वैल्यू लेट इट बी 10⁻⁻3, मैं ऐसा मान लेता हूँ और मैं कहानी 25 डिग्री पे ही करूँगा। चलिए इसी तरह Ka2 की कुछ वैल्यू होगी, लेट इट बी 10⁻⁻8 और Ka3 की भी कुछ वैल्यू होगी, लेट इट बी 10⁻⁻15-18 जो भी है मैंने अपनी तरफ से ले ली है। क्वेश्चन को ठीक ठाक कैलकुलेट करने के लिए अगर मुझे इसको चेंज करना पड़ा तो मैं बीच में चेंज भी कर लूँगा। फिलहाल देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि भाई पीएच बताइए, कैलकुलेट पीएच। क्वेश्चन है कैलकुलेट पीएच बताइए, H2PO4 माइनस की कंसंट्रेशन बताइए, HPO4 2 माइनस की बताइए और फॉस्फेट की भी कंसंट्रेशन बताइए। पीएच भी बतानी है आपको, तो ये लीजिए अभी लेते हैं हम इसको। अब इसमें जरा थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। इसकी कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर, यानी 1 लीटर में इसके 0.1 मोल है। जब ये टूटेगा तो ये बनेगा, तो इसमें से X टूट गए तो ये X बनेगा, ये X बनेगा। क्लियर है? ओके। तो Ka1 क्या होगा? Ka1 कंसंट्रेशन ऑफ दिस इनटू दिस अपॉन दिस। ओके रिपोर्ट है, यानी x² 0.1 माइनस x² 0.1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? कहीं ना कहीं x की वैल्यू 10⁻⁻4 का स्क्वायर रूट आएगी, क्योंकि देखो ये 10⁻³ है, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया 10⁻4 बनेगा, तो x की वैल्यू 10⁻⁻2 आ गई, 10⁻⁻2 आ गई। और x कौन है? हाइड्रोनियम आयन है। x कौन है? डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट है। तो कहीं ना कहीं हाइड्रोनियम की वैल्यू 10⁻⁻2 मोलर है, तो pH आ गई 2, pH आ गई 2 और डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट की कंसंट्रेशन भी x थी, यानी कि 10⁻⁻2, यानी 10⁻⁻2 का मतलब 0.01। अब ये भी टूटेगा, ये भी कुछ H आयन कंट्रीब्यूट करेगा, ये भी टूटेगा तो कुछ और H आयन बनेंगे, ये टूटेगा तो कुछ और H आयन आएंगे। चलो देख लेते हैं। पहले X टूटा था तो इस बार मैं मान लेता हूं इसमें से कुछ Y टूट रहा है, Y बनेगा, Y बनेगा। लेकिन आप इसके Ka2 की वैल्यू को एक बार जरा निगाह भर के देख लो, है ना, -8 है, यानी कि बहुत बहुत कम है। Ka2 वैल्यू बहुत ज्यादा कम है। बहुत ज्यादा कम का मतलब है प्रोडक्ट बहुत बहुत ज्यादा कम बन रहे हैं, बहुत बहुत कम बन रहे हैं, यानी ये बहुत कम टूट रहा है। बहुत कम टूटने का मतलब है बहुत बहुत कम H आयन बन रहे हैं। तो H आयन टोटल X प्लस में Y है, लेकिन Y को मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा। तो H आयन का जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो पहले डिसोसिएशन से लिया जाएगा, दूसरे से नहीं लिया जाएगा, क्योंकि Ka2 की वैल्यू बहुत बहुत कम है। तो यहां पर अगर मैं Ka2 की वैल्यू लगाता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम, मैं X प्लस Y तो है टोटल, बट मैं Y को कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि Y की वैल्यू बहुत बहुत कम रहेगी। हम यहां से Y को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मेन कंट्रीब्यूशन जो है हाइड्रोनियम का वो पहले डिसोसिएशन से आएगा, जो कि कितना है? 10⁻⁻2। ये कितना है? चलो ये तो Y ही लेना पड़ेगा, और यहां से मैं Y को नेग्लेक्ट कर दूंगा तो 0.01 यानी 10⁻⁻2। तो Y की वैल्यू आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं Ka2 के बराबर आएगी 10⁻⁻8, यानी कि HPO4 की जो वैल्यू है मेरी वो कहीं ना कहीं Ka2 के बराबर है, दैट इज 10⁻⁻8। बहुत कम, बहुत कम। चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता हूं, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं। आहा, ये है 10⁻⁻8 जिसकी वैल्यू अभी हमने निकाली है, बहुत कम है। अब इसमें से कुछ टूटेगा, मान लेता हूं Z टूट रहा है, Z बनेगा, Z बनेगा। अब इसको देखो जरा, इसकी Ka3 की वैल्यू बहुत 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 ज्यादा कम है,
यानी ये ना के बराबर टूट रहा है, बहुत बहुत कम है चैन। जब आपने y को कुछ नहीं समझा तो z को क्या समझोगे? यानी कि एचाइन का जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो पहले डिसोसिएशन से है, दूसरे से और तीसरे से कुछ नहीं है। तो अगर मैं यहां से Ka3 निकालता हूं कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम, तो मैं हाइड्रोनियम x लूंगा और x की वैल्यू 10⁻⁻2 है। इनटू में फॉस्फेट वो z है, अपॉन में z यहां से नेगलेक्ट हो जाएगा तो 10⁻⁻8 आ जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू कितनी आई थी? y की वैल्यू Ka2 के बराबर आई थी। तो यहां से ये कितना है? Ka3 10⁻⁻15 है। अच्छा 10⁻⁻15, 10⁻⁻8, 10⁻⁻2, ये आ गया हमारा z। तो चलिए ये हो जाएगा -25 और ये आ गया -23। तो इतने मोलर, यानी कि जो फॉस्फेट की कंसंट्रेशन आ रही है दैट इज 10⁻⁻23 मोलर। तो हमने सबकी कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर दी, डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट की, हाइड्रोजन फॉस्फेट की, फॉस्फेट की और पीएच की वैल्यू बता दी। तो इसमें मेन बात आपको ध्यान रखने वाली क्या है कि अगर कभी भी आपके पास इस तरह से कोई पॉलीप्रोटिक एसिड है और आपको पीएच वैल्यू निकालनी है, तो पीएच वैल्यू आप इसके फर्स्ट डिसोसिएशन से निकाल लेना। ओवरऑल निकालोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि सेकंड और थर्ड से तो कंट्रीब्यूशन ना के बराबर है, राइट। तो ये हमारी थी थर्ड कैटेगरी। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी फोर्थ कैटेगरी पर, और फोर्थ कैटेगरी हमारी क्या होगी? चलिए, मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अब हम आ गए हैं मिक्सिंग पर। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स कर दें तो क्या होगा? कुछ नहीं, दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। जो भी इनमें से ज्यादा होगा, सपोज बेस खत्म हो गया तो एसिड विल डिसाइड द पीएच, और बेस अगर बच गया तो बेस विल डिसाइड द पीएच। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने 100 ml का 0.4 मोलर HCl का सॉल्यूशन लिया, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और इसी तरह मैंने 100 ml का मान लीजिए 0.2 मोलर NaOH का सॉल्यूशन ले लिया और दोनों को मिक्स कर दिया, और क्वेश्चन में कहा गया कैलकुलेट द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। ठीक है, तो जब दोनों को मिक्स करोगे तो दोनों एक दूसरे से रिएक्ट तो करेंगे ही, और रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएंगे, है ना, सॉल्ट बनाएंगे। बहुत बढ़िया। अब मेरे पास HCl के कितने मोल हैं? 1 लीटर में 0.4 मोल है। 1 लीटर का मतलब 1000 ml में 0.4 है, तो 1 ml में कितने मोल होंगे? 1 ml में इतने, 100 ml में इतने, तो 0.04। सीधा दोनों को मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड कर दिया करो। यहाँ पर भी ऐसे ही करोगे तो 0.02 आएगा। अब रिएक्शन तो होगा, 1 मोल से करेगा, 2 से करेगा, तो 0.02 विल रिएक्ट विद 0.02, तो ये तो खत्म हो गया, ये बचेगा 0.02। अब क्योंकि एसिड बच गया तो पूरे सॉल्यूशन की पीएच 7 से कम होगी, लेकिन जो एसिड बचा है, अब जो एसिड बचा है उसके कितने मोल हैं? 0.02 मोल हैं। कितने ml में? अरे मिक्स करने के बाद तो सॉल्यूशन 200 ml हो गया ना, तो 200 ml में इतने मोल, तो 1000 ml में कितने मोल? तो दिस इज 0.1 मोलर। आप देख सकते हो 0.1 मोलर आ गया। जो कंसंट्रेशन एसिड की होगी वही कंसंट्रेशन एचाइन की होगी, तो यहां से एचाइन कंसंट्रेशन 10⁻⁻1 है, तो पीएच आ गई 1। मिक्स करने के बाद इस सॉल्यूशन की पीएच 1 है। ओके रिपोर्ट है। चलिए एक और लेते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए मैंने 200 ml का 0.02 मोलर H2SO4 ले लिया। अच्छा, फिर मैंने 300 ml का 0.005, चलो इतने ले लिया, चलो 6 कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी रहे। 0.06 मोलर NaOH मैंने ले लिया। ठीक है, दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे, बहुत अच्छी बात है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। तो रिएक्शन देखिए कैसा हो रहा है, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। अब ये देखिए H2SO4 के कितने मोल हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 0.004 मोल आ गए। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 0.0018 आ गया। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, 0.0018।
सो 0.018 तो नहीं होगा, कहीं मैंने गड़बड़ कर दी क्या? 1000 इंटू में 300। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 0.18 आ जाएगा अपॉन में 10, तो 0.018 आएगा। गड़बड़ हो जाती, सीटी बच जाती है ना, ऐसे। चलिए अब इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि कई बार जीरो की गड़बड़ हो जाती है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड कर दिया करो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 0.04 है, नीचे 10 है, तो 0.004 आ गया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी स्टीचोमेट्री अप्लाई करते हैं, थोड़ी सी स्टीचोमेट्री। इसके 2 मोल है तो इसका 1 होगा, या इसका 1 है तो इसके 2 होंगे, इसके इतने हैं तो इसके डबल। 0.00 का डबल होगा, 0.004 का डबल कितना होगा? ये तो खत्म हो गया, ये तो पूरी तरह खत्म हो जाएगा, तो 0.008 रिएक्ट करेगा, तो कितना बचेगा? इतना बचेगा। देखो ना, लिमिटिंग रिएजेंट चेक करने का सिंपल तरीका होता है, मोल को कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। 0.018 को 2 से डिवाइड करोगे, 0.004 को 1 से डिवाइड करोगे। जो कम आता है वो लिमिटिंग होता है, तो ये कम आ रहा है तो ये लिमिटिंग है, जो लिमिटिंग है वो खत्म हो जाता है। इसका 1 है तो इसके 2, इसके 2 होंगे, इसके 4, इसके 10 होंगे तो 20 होंगे। ये 0.004 तो ये 0.008 रिएक्ट करेगा, तो कितना बच गया? इतना। ये रिमेनिंग है, यानी कि सॉल्यूशन बेसिक है। एसिड तो खत्म हो गया, बेसिक है। तो जो बचा उसके कितने मोल बचे हैं भाई? ये NaOH के इतने मोल बचे हैं। कितनी वॉल्यूम में? मिक्स करने के बाद तो वॉल्यूम 500 ml है ना, तो ये मोल 500 ml में है, इनटू में 1000 मल्टीप्लाई करोगे 0.02 मोलर, तो OH चैन कंसंट्रेशन आ गई 2 × 10⁻⁻²। तो POH आएगा नेगेटिव लॉग ऑफ दिस, तो 2 - log 2 log 2.3, तो दिस इज 1.7। तो POH अगर 1.7 है तो pH आएगी 12.3, क्योंकि दोनों का सम 14 होता है। राइट, बहुत बढ़िया। ये मैंने लिया स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस कर दूं तो यहां पर 2 कंडीशन है, 2 कंडीशन है कि अगर स्ट्रॉन्ग वाला ज्यादा अमाउंट में है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की जैसी पीएच निकालते हैं वैसी होगा। लेकिन अगर वीक बेस ज्यादा अमाउंट में है तो फिर वो बफर बनेगा। बफर को एक अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अभी बफर नहीं हो पाएगा। तो यहां पर कंडीशन ये है कि मैं स्ट्रॉन्ग एसिड को ज्यादा अमाउंट में ले रहा हूं, मैं स्ट्रॉन्ग एसिड को ज्यादा अमाउंट में ले रहा हूं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है मेरे पास, लेट इट बी 200 ml का 0.5 मोलर HCl है, ठीक है। और इसी तरह से मैंने 100 ml का 0.4 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ये वीक बेस है। अब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, चलो दोनों के बीच में एक मल्ल युद्ध हो गया है, अमोनियम क्लोराइड और वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक बेस है। कितने मोल हैं भाई के? दोनों को मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड कर दो, 0.1। कितने मोल हैं? मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड कर दो। चलिए अब आ जाइए भाई, 1 मोल 1 मोल से करेगा, 2 2 से करेगा, 0.04 से तो करेगा, तो ये तो खत्म। ये कितना बचेगा? तो माइनस कर दो, 0.1 में से 0.04 माइनस कर दो, आप देख सकते हैं 0.06। तो अब आपके पास जो HCl बचा है उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी भाई? HCl के इतने मोल हैं, कितने ml में? 300 ml में है, इनटू में 1000, उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? तो HCl की कंसंट्रेशन आ गई 0.2। तो यहां से हम pH निकाल लेते हैं। pH होता है नेगेटिव लॉग ऑफ H आयन। H आयन कितना है? 2 × 10⁻⁻1, तो 1 - log 2, log 2 होता है 0.3, तो आंसर आ गया 0.7। तो यहां पर अगर वीक बेस ज्यादा अमाउंट में होता तो क्वेश्चन एक अलग कैटेगरी में चला जाता, बफर वाली में। बफर की खबर हम लेंगे किसी और वीडियो में, इसमें नहीं। अच्छा, अगर ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो जाए तो यहां पर भी 2 केस है बच्चों, कि अगर स्ट्रॉन्ग बेस ज्यादा अमाउंट में तो कोई बात नहीं है, फिर तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है। लेकिन अगर वीक एसिड ज्यादा अमाउंट में है तो फिर वो बफर बनेगा। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं। देखिए जरा,
अब जैसे कि स्ट्रॉन्ग बेस, मान लो मैंने NaOH ले लिया और मैंने वीक एसिड ले लिया लाइक एसिटिक एसिड, ठीक है, ये मैंने लिया 200 ml का, चलिए 1.2 मोलर NaOH है, ये मैंने ले लिया लेट इट बी 200 ml का 0.8 मोलर एसिटिक एसिड है। तो दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये तो देखो दोनों की सांप और नेवले वाली कहानी है, दोनों एसिड बेस एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट और वाटर बनाएंगे, दैट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कितने मोल हुए? 0.24 मोल हो गए इसके, किसके? NaOH के। इसके कितने हो गए? 0.16। दोनों को मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड कर लिया करो, ठीक है। एक से करेगा, दो से करेगा, 0.16 से करेगा, ये खत्म, 0.16 से रिएक्ट करेगा, 0.08 बचेगा। तो जो बच रहा है उसकी कंसंट्रेशन निकाल लो, NaOH के कितने मोल है? इतने मोल। भाई कितनी वॉल्यूम में होंगे ये मोल? 400 में होंगे, इनटू में 1000, उड़ा दो, 2 जीरो से 2 जीरो, तो ऊपर आ गया 0.02 इंटू 10, तो अगेन 0.2 मोलर। तो यहाँ से POH क्या आएगा? नेगेटिव लॉग ऑफ OH आयन। OH आयन कितनी है? OH आयन है 2 इंटू 10⁻⁻1, तो आंसर आ गया 1 माइनस log 2, 1 माइनस 0.3 तो 0.73, तो pH क्या होगा? 14 से माइनस कर दो, 13.3, नो प्रॉब्लम। तो इस तरीके से हम pH